मार्च 2021 में 50% से ज़्यादा वोट शेयर के साथ लेपोर्ता एक बार फिर से बार्सिलोना के इलेक्शन में जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इससे पहले वो यहाँ पर 2003 से 2010 तक प्रेसिडेंट रहे थे और आप कह सकते हो कि एफसी बार्सिलोना की हिस्ट्री की जो सबसे ग्रेटेस्ट स्टोरी है उसका वो बहुत बेहतरीन एक पार्ट बन के निकले थे। चाहे हम बात करें लियोनेल मेसी की, चाहे हम बात करें यहाँ पर पेप गार्डियोला की, हर एक वो स्टेप कहीं ना कहीं हुक्म के इक्के की तरह आ रहा था। आप कह सकते हो कि यहाँ पर जब 2021 में बात आई तो बार्सिलोना फैंस ने भी यही चीज़ लगाई कि भाई यही वो बंदा है जो कि डेफिनेटली बार्सिलोना को वापस से टॉप पे लेके जाएगा। ये जो नॉस्टैल्जिया वाला वाइब था ना, ये बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा था लेपोर्ता को। अच्छा, जॉन लेपोर्ता की बात करें तो वो भी इस चीज़ को जानता था और इसीलिए उसने इस चीज़ को अपने पॉलिटिकल कैंपेन का सबसे बड़ा फैक्टर बनाया। लेकिन एक और चीज थी जिसको उसने फैक्टर बनाया था और वो था लियोनेल मेसी। जितने भी प्रेसिडेंट यहां पर बार्सिलोना के इलेक्शन में खड़े थे उन सब ने ये वादा किया था कि मेसी को वो जाने नहीं देंगे। अब ऐसा नहीं था कि मेसी यहाँ पर खुद जाना चाहता था, लेकिन सबको पता था कि बार्सिलोना की जो इकोनॉमिक हालत है उसको मद्देनजर रखते हुए शायद से यहाँ पर मेसी के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं खेला हो सकता है। लेकिन जो कहानी 2021 में स्टार्ट हुई थी, लगभग आज 3.5 साल बाद ये कहानी कितनी सक्सेसफुल हुई और लेपोर्ता के इस अप एंड डाउन रोलर कोस्टर बार्सिलोना की स्टोरी में क्या हम उसको सक्सेस कह सकते हैं या फिर एक फेलियर, जानते हैं आज के इस एपिसोड में। अब सबसे पहले इस कहानी का बेस तैयार कर लेते हैं। लेपोर्ता को इवैल्यूएट करने के लिए अपन को यह पता होना चाहिए कि जिस टाइम लेपोर्ता ने बार्सा को इनहेरिट किया था उस टाइम बार्सिलोना की सिचुएशन क्या थी। देखो, कोविड से 1 साल पहले बार्सिलोना का जो इकोनॉमिक रेवेन्यू था वो काफी तगड़ा था। $1 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू वो टच करने वाले थे, लेकिन लेपोर्ता के पहले ही सीजन में वो लुढ़क के यहाँ पे 650 मिलियन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि बार्सिलोना का रेवेन्यू घट रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बार्सिलोना का खर्चा उतना ही है कोविड से पहले का और कोविड के बाद यहां पर रेवेन्यू लुढ़क गया। ऐसे में यहां पर चाहे मेसी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, चाहे जॉर्डी एल्बा के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, या फिर तमाम जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे जो 30-30 मिलियन, ग्रीजमैन, फ्रैंकी डियोंग, ऐसे इनको यहां पर रफा दफा करना था। अब देखो, लेपोर्ता 3.5 साल बाद, स्पॉइलर दे दूं, काफियों को यहां पर कर चुका है, लेकिन काफी जो तगड़े तगड़े खिलाड़ी हैं वो आज भी यही है। लेकिन जो सबसे बड़ा कैच इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग है वो ये है कि लेपोर्ता एक्चुअली में जो सोच रहा था, जो विजन लेके वो नई बार्सिलोना टीम खड़ी करना चाह रहा था, उसमें मेसी का रोल नहीं था। और यह बात लेपोर्ता के अलावा किसी और को भी नहीं पता थी, इवन मेसी को भी पता नहीं थी, जो कि पता होनी चाहिए थी। काफी अनफेयर है गिवन द फैक्ट कि लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के लिए कितने सालों से खेला और कंट्रीब्यूट किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लेपोर्ता ने मेसी को जिस तरीके से बताया, एक मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन एटलीस्ट मेसी डिजर्व करते थे। इस चीज पे 3 महीने लग गए कि मेसी पार्ट ही नहीं है, जबकि सबको लग रहा था कि यहां पर मेसी के साथ तो सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब बात असल में हर एक चीज को कंक्लूड करने की आई तो यहां पर लेपोर्ता ने अपना ऊनो रिवर्स कार्ड खेल के यहां पर मेसी को साइड कर दिया और ऐसे में यहां पर लियोनेल मेसी को सबसे अनएक्सपेक्टेड वे में बार्सिलोना से जाना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर पोस्ट मेसी एरा में कोई प्लेयर आ नहीं पाया। डेफिनेटली यहां पर काफी सारी साइनिंग हुई। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो एक मार्की साइनिंग, जिसको एक फेस साइनिंग बनाने की कोशिश की थी, वो थे मैनचेस्टर सिटी के फेरान टोरेस, जिसको $55 मिलियन में लेके आया गया। इसके साथ ही यहां पर 1-2 और प्लेयर्स थे जिनको एज अ फ्री एजेंट लाया गया, चाहे हम बात करें ओबामेयांग की, चाहे बात करें यहां पर आडामा ट्राओरे की, या फिर सर्जियो एग्युएरो की। अब तुम सोच रहे होगे जब पोस्ट मेसी एरा में पैसे थे ही नहीं तो ये साइनिंग कैसे है। अब देखो, इसके लिए यहां पर लेपोर्ता ने थोड़ा दिमाग लगाया। सबसे पहले तो उसने कहा कि मेसी के साथ, देखो मेसी के जाने के बाद वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बार्सिलोना के वेज बिल से हट गया, लेकिन इसके साथ ही यहां पर और भी प्लेयर्स थे जिनको यहां पर ऑफलोड किया गया। इसी के साथ यहां पर एक टर्म जो कि आई थिंक पॉपुलर लेपोर्ता ने किया है फुटबॉल फैंस में, वो है इकोनॉमिक लेवर। सबसे पहले यहां पर यूएस की कंपनी जो कि 6th स्ट्रीट, उनको यहां पर उसने लगभग 10% ऑफ बार्सास डोमेस्टिक टीवी राइट्स बेचे, जिसके उसको लगभग 230 मिलियन मिले। फिर उसी कंपनी को वापस से 15% और बेच के यहां पर और 300 मिलियन। इसके साथ ही यहां पर सोशियोस और ऑर्फियस मीडिया जो कि बार्सा का इन हाउस मीडिया है, उसके भी लगभग 49% शेयर बेच के 200 मिलियन कमाए। लगभग यहां पर बार्सिलोना के पास 700 मिलियन आ गया था। इसी की मदद से यहां पर अगले सीजन की अगर हम बात करें तो लेपोर्ता ने अपना नया इक्का खेला था, जिसको वो यहां पर पोस्ट मेसी एरा का सबसे बड़ा फेस वैल्यू मानता था, और वो था लेवेंडोव्स्की। उस टाइम शायद से ये चीज सेंस कितना बनाती हुई थी, क्योंकि अगर प्लेयर की बात करें टॉप नॉच, अगर उसकी
पर्सनालिटी की बात करें टॉप नॉच, अगर उसकी फेस वैल्यू की बात करें टॉप नॉच, पब्लिसिटी की बात करें टॉप नॉच, और पोस्ट मेसी एरा में ऐसे प्लेयर की ही सख्त जरूरत थी। खैर आज थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं तुमको बता देता हूँ, उस टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट थे और आज के टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने इस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि लेपोर्टा यहाँ पर 2 या 3 सीजन का देख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती। जो लेपोर्टा करने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पर सस्टेनेबल नहीं है। और 2024 के आप रिपोर्ट्स निकाल के देख लो, सब लोग यही कह रहे हैं कि बार्सिलोना भी सिचुएशन में आ गई है लेपोर्टा के इन इकोनॉमिक लेवर्स की, आपके उसके पास लेवर्स भी नहीं बचे हैं यहाँ पर लिक्विडेट करने के लिए, और ऐसे में यहाँ पर लेपोर्टा और बड़ी प्रॉब्लम में आ गया है। लेकिन खैर इस एक ट्रांसफर विंडो से जहां पर मेसी को अलविदा कहा, और दूसरी ट्रांसफर विंडो जहां पर लेवेंडोव्स्की को इस्टेब्लिश करने की कोशिश थी, इसमें एक और ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं लेपोर्टा पे ओपिनियंस डिवाइड कर देता है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है यहां पर जावी का। देखो यहां पर एक्चुअली में लेपोर्टा जब आए थे तब ऑलरेडी यहां पर एफसी बार्सिलोना में मैनेजर चेंज की गूंज उठ रही थी, अनाउंस लाइक पूरी तरीके से प्रोटेस्ट थे, पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे डिसकंटेंट था, लेकिन फिर भी 8 महीने लग गए लेपोर्टा को जावी को लेके आने में। और जावी को एक ऐसा चेहरा था भी नहीं जो कि सरप्राइजिंग था। असल में यहाँ पर रोनाल्ड कोएमन के अंडर यहाँ पर बार्सिलोना ना ही रिजल्ट ओरिएंटेड थी और ना ही यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस और वो बार्सिलोना का डीएनए की तरह खेल पा रही थी, लेकिन फिर भी ये 8 महीने लगे क्यों? अगर 2021 की तुम स्पेनिश रिपोर्ट को देखोगे तुमको पता चलेगा कि लेपोर्टा ये मानता था कि एक्चुअली में जावी को लाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो उसको विक्टर फॉन्ट जो कि लेपोर्टा का सबसे बड़ा राइवल था उसका आदमी समझता था। और ये चीज बहुत सारे आर्टिकल्स में तुमको मिलेगी। बट जितनी मसालेदार कहानी एक्चुअली में जावी के आने की है उससे कहीं ज्यादा कढ़ाई पनीर स्पाइसी टाइप तो यहाँ पर जावी के जाने पर था। अब यहाँ पर जनवरी 2024 में जावी ने थक हार के ये कह दिया कि भाई वो बार्सिलोना के मैनेजर नहीं बन सकता। और उस टाइम पे बार्सिलोना के फैंस की बात करें या फिर जनरल फुटबॉल फैन की बात करें, वो इस चीज को समझते भी थे, क्योंकि टीम ना ही किसी डायरेक्शन में जा रही थी और टीम के रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे। और जब आप बार्सिलोना जैसे क्लब के मैनेजर होते हो तो उस पर प्रेशर आना बनता भी है। अब चाहे जावी इस चीज को कहते भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सेक्शन से ये बात तो उठ ही रही थी ना कि जावी को अब सैक कर देना चाहिए और बार्सिलोना को एक नेक्स्ट कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगले 3 महीने यहां पर बार्सिलोना नए मैनेजर्स के साथ एक पिंग पोंग खेलती है। वहीं लेपोर्टा यहां पर जहां अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी डिमांड्स लेके नए मैनेजर्स के पास जाते हैं, वहीं सारे मैनेजर्स कहीं ना कहीं बार्सिलोना के प्रोजेक्ट और अपनी कुछ डिमांड्स रखते हैं। लेकिन 3 महीने में भी यहां पर कोई भी नया मैनेजर एक्सेप्ट हो नहीं पाया। ऐसे में यहां पर लेपोर्टा अब ऐसी चाल चलते हैं जिससे फुटबॉल फैंस या फिर पर्टिकुलरली बार्सिलोना फैंस ये मान चुके थे चूतिया हमें बनाया जा रहा है, क्योंकि जो मैनेजर आज से 4 महीने पहले ये कह रहा था कि बार्सिलोना में आप सर्वाइव नहीं कर सकते और अब मैं यहां पर मैनेजर नहीं बन सकता क्योंकि शायद से अब मेरे को ये आउटलास्ट कर गए, अब ये कहीं ना कि मेरे को आउटराइट कर गए, मैं यहां पर अब इस टीम को आगे नहीं बढ़ा सकता। वो अब लेपोर्टा की बातों में यहां पर आकर नया चैलेंज लेने को तैयार हो गया। जिस सारी चीजों से उसको प्रॉब्लम थी अब वही सारी चीजों को वो एक नया चैलेंज लेके आगे बढ़ने लग गया। ऐसे में यहां पर तुमको फिर भी एक बार को समझ में आ सकता है कि चलो ठीक है, एक हृदय परिवर्तन हो सकता है, जावी के मन में कुछ हो सकता है, शायद से लेपोर्टा ने उसको कुछ डिमांड उसकी पूरी करी हो, उसको कुछ एश्योरेंस दी हो, उसको यहाँ पर गारंटीज दी हो और भाई ने 1 महीने में उसको ही सैक कर दिया। मतलब अगर किसी को कंफ्यूजन था कि चूतिया कट किसका रहा है तो वो यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रूफ हो चुका था, वो हमारा कट रहा था। लेकिन यहां पर भी काफी फुटबॉल फैंस ने कहा कि जो हुआ वो बहुत बेकार था और अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी फुटबॉल फैंस ये समझ रहे थे कि जिस तरीके से हुआ वो काफी अनप्रेडिक्टेबल था। जो हुआ उसमें कोई शॉकिंग नहीं थी, क्योंकि इससे 1 साल पहले से पूरे साइकिल में लेपोर्टा पे फेवरेटिज्म के आरोप लग रहे थे। ऐसे में यहां पर काफी सारी चीज कही जा रही थी कि जावी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, एक तो उसको प्लेयर नहीं मिलते और जो प्लेयर मिलते हैं वो उसको दिए नहीं बल्कि थोपे जाते हैं। इसका फॉर एग्जांपल पकड़ते हैं, जाओ फिलिक्स की बात करते हैं तो तमाम स्पेनिश मीडिया ने इस चीज को खंडन और पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि जावी को कभी जाओ फिलिक्स चाहिए भी नहीं था, बट जॉर्ज मेंडेस का इन्फ्लुएंस बार्सिलोना में इतना ज्यादा बढ़ रहा है और वर्स्ट पार्ट ये है बार्सिलोना का इसमें फायदा भी नहीं हो रहा। पॉइंट अगर बात करें जाओ कैंसेलो की, तो जाओ कैंसेलो के रिगार्डिंग में यहां पर जावी का कोई पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल नहीं था। जिन प्लेयर्स के रिगार्डिंग ग्रीन सिग्नल था उन प्लेयर्स के रिगार्डिंग यहां पर बार्सिलोना के बोर्ड का ग्रीन सिग्नल नहीं था। अब तुम में से काफी सारे लोग कहोगे ठीक है भाई, हर क्लब में मैनेजर की कुछ चलनी चाहिए, बोर्ड भी तो कुछ होता है,
तो देखो जब मैथ्यू एलिमनी और जॉर्डी क्राइफ जैसे एक्सपीरियंस बंदे यहाँ पर चले गए, मैथ्यू एलिमनी डेफिनेटली यहाँ पर कोविड के टाइम पे बच्ची कुची बारसा की जो नैया कोई बचा रहा था बार्तोमो बोर्ड पे, वो भाई साहब थे। लेकिन जब एलिमनी चले गए तो यहाँ पर किसको ऊपर किया गया, यहाँ पर डेको को किया गया। क्यों किया गया, जीरो एक्सपीरियंस था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि फॉर्मर प्लेयर है और मैंने एजेंट भी रह चुका है तो कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे हैं। अगर डेको की बात करें या फिर बात करें जॉर्ज मेंडेस की, इतना इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है जो कि लेपोर्टा को सिर्फ कान में सेनापति की तरह बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेट, आई वांट यू टुनाइट ऑन द बेड। ये प्रॉब्लम लेपोर्टा को काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा था। ऐसे में काफी सारे लोग कह रहे थे अगर जावी बचता भी तो डेफिनेटली यहां पर कुछ इंप्रूवमेंट होती नहीं। लेकिन इसके साथ यहां पर चाहे छोटे टाइम के लिए सही, कुछ हद तक यहां पर मेसी 2.0 की एक गूंज तो सुनाई दी थी। असल में यहां पर जून 2023 में जब मेसी का पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था तो ये खबरें तो आई थी स्पेनिश मीडिया में कि लेपोर्टा और बार्सिलोना यहां पर एक वायबिलिटी प्लान लेके गए हैं तेबस और लालिगा के पास कि भाई हम मेसी को लेके आ रहे हैं और हम आपको आश्वासन देते हैं कि पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लालिगा ने घुमा के ये कहा कि आपने जो पेपर पे दिखाया वो बढ़िया लग रहा है, लेकिन जो पेपर पे आप दिखा रहे हो वो अकाउंट्स पे रिफ्लेक्ट हो नहीं पा रहा। ऐसे में यहाँ पर मेसी को भी दूसरे तरफ यहाँ पर इस बार पिछले जैसा धोखा नहीं चाहिए था, इसलिए उसने इस चीज को पर्सनली ये कहा था कि भाई मेरे को डेफिनेटली यहां पर गारंटी चाहिए अपने रजिस्ट्रेशन की। अब लेपोर्टा और मेसी के रिगार्डिंग पीआर बहुत की गई कि लेपोर्टा ने पर्सनल रिलेशन अब बना लिया है, लेकिन ना ही वो उसको रजिस्ट्रेशन की गारंटी दे पाए और ना ही यहां पर लालिगा ने उनके वायबिलिटी प्लान पे भरोसा रखा और अल्टीमेटली लियोनेल मेसी ने यहां पर इंटर मियामी ज्वाइन कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज खराब ही थी, डेफिनेटली यहां पर कुछ अच्छी चीजें और उसके मैं तुमको 4 चीजें बताता हूं। देखो पहली चीज तो यह है कि जिस टाइम बार्तोमो था वो तो कचरा ही था, सीधी बात है। लेकिन अगर लेपोर्टा के अलावा बाकी लोगों की बात करें तो वो कोई खास नहीं थे। ये वो वाली बात है कि ज्यादा ईविल कौन है। देखो लेपोर्टा को आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन लेपोर्टा के काउंटर पार्ट में जो लोग खड़े थे आप कह नहीं सकते कि वो इससे कोई अच्छी चीज करते। डेफिनेटली यहां पर आप कह सकते हो कि जो सबसे बड़ी चीज लेपोर्टा के लिए काम कर रही है, और मेरा एक पर्सनल एप्रिसिएशन है कि वो कैंप न्यू को रेनोवेट कर रहा है। जो एस्पाई बारसा का प्रोजेक्ट है, चाहे भले ही यहां पर थोड़ा सा उसको नुकसान लेना पड़े, लेकिन जो अल्टीमेट विजन है, रियल मैड्रिड ने पहली बार और पूरी फुटबॉल इंडस्ट्री में पहली बार किसी क्लब ने 1 बिलियन यूरोस का रेवेन्यू किया है। रियल मैड्रिड ने बताया है कि आप जब लॉन्ग विजन को एग्जीक्यूट करते हो तो वो बहुत खूबसूरत जाता है। कैंप न्यू को रेनोवेट करके और उसके अलावा ये जो पूरा एस्पाई बारसा का प्रोजेक्ट है ये इतना बड़ा बन सकता है अगर इसको सही से एग्जीक्यूट किया, और लेपोर्टा ने एक भी बार उस पर फुल स्टॉप रखा नहीं है। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर ला मासिया की, तो लेपोर्टा और पूरी बार्सिलोना की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फ्रीडम दी है कि खुला हाथ दे रखा है ला मासिया को, और जो उनको मदद और एक प्लेटफॉर्म दिया है कंट्रीब्यूट करने का। ये चाहे भले ही बात हो कि लेवेंडोव्स्की भी आया था, आया ओबामेयांग भी था, अगर आया यहां पर थोड़े टाइम के लिए डैनी अल्वेस था, लेकिन अल्टीमेटली जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया है वो थे पेड्री। गावी की बात करें, बाल्डे की बात करें, और अब अल्टीमेटली वो कमान संभाल रहा है यहां पर लमीन यमाल, और इसका सबसे बड़ा रोल होने वाला है। एक साइड चीज बताता हूँ, जरूरी नहीं कि ला मासिया सारे यहीं लेजेंड बने हैं। अल्टीमेटली किसी पे भी अगर प्रॉफिट बनाना होगा तो कंप्लीट बार्सिलोना का प्रॉफिट होगा, और ये चीज लेपोर्टा को पता है।